हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रोअर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की 4th पोएम के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस कविता का फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे अभी जाकर देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि का चांद तारों से जड़े हुए चादर ओढ़कर बैठा है। खा चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हो? अब पहले प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो लाइन है आप पहने हुए कुल आकाश, इस लाइन का मैंने आपको मतलब जो है अपनी वीडियो में समझाया है, तो इसे देखें। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो ये लाइन है कि आपने कुल आकाश को पहना हुआ है, इसके माध्यम से हमें बताना है कि वो जो लड़की है वो क्या कहना चाहती है, वो क्या बताना चाहती है। तो हम इसका उत्तर ये लिख सकते हैं कि वह जो लड़की है वो बताना चाहती है कि वो जो पूरा आकाश है वो चारों तरफ फैला हुआ है और उस आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो जो आकाश है वो ही आपकी पूरी पोशाक है और उस पोशाक में बहुत सारे तारे जो है, मतलब बहुत सारे जो तारे हैं वो उसमें जड़े हुए हैं, मतलब कि लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न का उत्तर ये है हमारा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन, कारण, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। अब हमको ये जो दूसरा प्रश्न है हमें यहाँ पे बताना है कि कवि ने जो चांद है उससे बातें कब करी होगी। हमें बताना है कि उन्होंने किस दिन बातें करी होंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है कि अब जो कविता है उसमें उस कविता की मदद लेके हमें बताना है और कारण भी हमें बताना है कि कवि ने किस समय बात करी होगी। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पे दिन लिखा हुआ है और एक तरफ हमें कारण बताना है। तो दिन के नीचे पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच और प्रथमा से अष्टमी के बीच लिखा हुआ है और इसके कारण हमें बताना है। तो बच्चों आप उत्तर में ये लिख सकते हैं कि जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा में जो चांद है वो पूरी तरीके से गोल नजर आता है। ठीक है, ये उसका कारण है कि वो पूर्णिमा में पूरी तरह गोल नजर आता है। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच वो जो चांद है वो जरा सा तिरछा नजर आता है। ये जो तिरछा नजर आता है ये कविता में भी बहुत बार यूज हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो कवि ने जब बातें करी है चांद से तो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच ही करी है। ठीक है, और तीसरा है प्रथमा से अष्टमी के बीच, मतलब कि चांद यहाँ पर जो है वो पतला नजर आता है, चांद बहुत ही पतला नजर आता है यहाँ पे। तो हम अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कवि ने किस समय बात करी होगी। अष्टमी से लेके पूर्णिमा के बीच ये बात हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। नई कविताओं में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्द को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्द की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षर या शब्दों के इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बनाने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता में और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्द को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो ये तीसरे प्रश्न में हमें बताना है कि जो कविता है उसमें छंद या फिर जो तुक है उसके बदले आजकल बिंब का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। बिंब शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द या फिर ऐसी जो शब्द की जो ध्वनि है उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो कि उसे सुनकर हमारे जो मन है उसमें उस शब्द की या फिर उस जो आवाज है उसकी जो एक चित्र हमारे दिमाग में बन जाए। तो हमें यहाँ बताना है कि और ऐसे कौन से शब्द उस कविता में जिसको हमें सुनते ही या उस शब्द को पढ़ते ही हमारे दिमाग में उसका चित्र बन जाता है कि वो कैसा दिखता होगा। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं चांद, गोल मटोल और तिरछा। चांद इसीलिए क्योंकि चांद शब्द सुनते से ही या चांद वर्ड की ध्वनि सुनते से ही हमारे दिमाग में चांद का एक चित्र बन जाता है कि हाँ भाई चांद एकदम गोल सा होता है और एकदम सफेद कलर का होता है। और फिर दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि गोल मटोल शब्द सुनते ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर एक चांद की बात हो रही है जो कि एकदम गोल मटोल है, मतलब एकदम गोल है। और तिरछा माने कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि तिरछा माने कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ सा या फिर जो थोड़ा सा झुका हुआ सा हो हल्का, उसे हम कहते हैं तिरछा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों ने इस कविता का फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे अभी जाकर देखें, नहीं तो आप लोग को प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आएंगे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।